बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को हमने मेल्ट किया तो वो वाटर की फॉर्म में चेंज होगी। अब उसी वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो दोबारा आइस की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे कि बर्निंग। हमने एक पेपर को बर्न किया, वो पेपर बर्न होने के बाद ऐश में चेंज हो गया। क्या हम उस ऐश को दोबारा पेपर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? So, chemistry explain this difference through reversible and irreversible reactions and very important concept dynamic equilibrium. So, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. So, in today's video we will start chapter number 6 equilibria. So, first topic पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस को. So, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड उसके रिजल्ट में वो प्रोडक्ट बना देते हैं और ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहता है यहाँ तक कि सारे रिएक्टेंट्स या फिर कोई एक रिएक्टेंट्स उनमें से कम्प्लीटली यूज़ अप नहीं हो जाता, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता. एंड एट लास्ट जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर. अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कंटिन्यू होता रहता है यहाँ तक कि सारे रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाए या कोई एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए. और अगर कोई एक रिएक्टेंट या सारे रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को. इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो जस्ट एक डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. एंड अगर ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो ये दोबारा से प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकती. एंड ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. सो रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन अंडर द सेम कंडीशन, यानी कि अगर हम उसी रिएक्शन को सेम कंडीशंस दे रहे हैं लेकिन तब भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकती. सो यहाँ पे एग्जांपल यूज़ होती है बर्निंग की. अगर हम एक पेपर को बर्न करते हैं तो वो ऐश में चेंज हो जाता है. अब वो ऐश में चेंज हो गया लेकिन वो दोबारा से पेपर नहीं बन सकता. सो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के डेली एग्जांपल है. सो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास बने सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स और सोडियम नाइट्रेट. अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्वस कंडीशंस में हो रहा है और ये रिएक्शन ना इमीडिएटली हो रहा है. अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट यूज़ करते हैं ना सोडियम क्लोराइड की भी और सिल्वर नाइट्रेट की भी, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट्स जो है ना वो बच नहीं रहा, सारे के सारे रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये जो रिएक्शन है ना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट से चेंज नहीं हो रही. सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. सो नेक्स्ट हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना, ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते. इसमें क्या हो रहा होता है कि प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं. सो प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट एंड फॉर्म रिएक्टेंट्स. सो ये रिएक्शन ना कभी कंप्लीट ही नहीं होता. ये ना दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है. एंड ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं और डबल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिवर्सिबल रिएक्शन ना कभी कंप्लीट ही नहीं होते. सो इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. सो एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन की हेबर प्रोसेस. इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बना. अब यहाँ पर जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं, अच्छा ये हमेशा नोट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं कि इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, हीट चाहिए. इसके अलावा इसे 200 ATM प्रेशर चाहिए एंड आयरन कैटलिस्ट चाहिए, तब ये रिएक्शन होगा. यानी कि अगर ये तीनों कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज हो रहे हैं. अब सिमिलरली अगर यही कंडीशंस अमोनिया को मिलती हैं तो अमोनिया दोबारा से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की फॉर्म में आ जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है एंड विद 3 मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हो रहा हो तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया दोबारा से डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो ये रिएक्शन है इस तरह कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस जो है ना, ये दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है और कभी कंप्लीट ही नहीं होता। एंड इसमें ना हर टाइम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया तीनों सेम टाइम पे प्रेजेंट रहती हैं। सो इस वजह से ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, एंड ये रिएक्शन ना दोनों डायरेक्शन में होता है और हमेशा चलता रहता है। दैट्स वाई इसको रिवर्सिबल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ रिमूविंग प्रोडक्ट्स ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब कंटिन्यूसली हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमने ना उसमें से कोई प्रोडक्ट फोर्सफुली रिमूव कर दिया। यानी कोई प्रोडक्ट्स या तो वो एटमॉस्फेयर में कोई गैस रिलीज होगी, या कोई प्रोडक्ट हमने रिमूव कर दिया। तो इस केस में क्या होता है कि हम फोर्सफुली उस रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। वन प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली रिमूव्ड और गैस प्रोडक्ट escape into the atmosphere। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये फोर्सफुली स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया है, रिएक्ट किया, एंड इसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें बनी, और हीट ना इस रिएक्शन को चाहिए प्रोसीड होने के लिए। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये जो रिएक्शन है ना, ये एक ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, यानी ऐसे कंटेनर में जो क्लोज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज हो जाएगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस escape as soon as it formed। यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, तो वो रिलीज में निकलती भी जाएगी। सो एक प्रोडक्ट तो रिमूव हो गया ना। सो इस केस में क्या होगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हम यही रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो बाहर नहीं निकल सकेगी, उसी कंटेनर में रहेगी। तो यानी कि जो प्रोडक्ट्स है ना, ये दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देंगे। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगेन, एंड कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से दोबारा बनता जाएगा। फिर ये दोबारा से प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है एंड ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए, सो रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ केमिकल नहीं, कुछ फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं। So some physical changes are also reversible and the original substance can be obtained again। यानी कि हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ना दोबारा से मिलता है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 टाइम जो है ना हमारे पास वाटर है। सो अब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, यानी कि इसमें वाटर प्रेजेंट है। हमने क्या किया, हमने इसको हीट प्रोवाइड की। जब हमने इसको हीट दी ना, तो वाटर इसमें से निकल गया। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया। सो इस रिएक्शन में बेसिकली वाटर ही रिमूव हो रहा है। सो जब इसके मतलब ये कॉपर सल्फेट विद वाटर है ना, यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, तो ये ब्लू कलर के अंदर है। जब इसमें से वाटर निकल गया तो ये वाइट कलर में चेंज हो गया। सो इसके लिए ना स्ट्रॉन्ग हीट जो है वो प्रोवाइड करनी है, एंड हीट इस केस में कंडीशन है। सो जो ब्लू कॉपर सल्फेट है ना वो हाइड्रेटेड है, एंड वाइट कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है, यानी कि इसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया है। सो जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को दोबारा से वाटर मिलता है ना, यानी कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है या कहीं से भी इसको वाटर मिलता है, तो ये दोबारा से ब्लू कलर में हो जाता है। वाटर के बगैर ये वाइट कलर में है, अगर इसके अंदर वाटर होगा ना तो ये ब्लू कलर में होगा। तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज शो कर रहा है, यानी कि कुछ फिजिकल चेंजेस भी ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। सो ब्लू से वाइट और वाइट से ब्लू, ये चेंज भी रिवर्सिबल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल को। सो रिवर्सिबल चेंज इन कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड में भी रिवर्सिबल चेंज डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड विद द 6H2O, कोबाल्ट हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड जो है ना ये पिंक कलर में होता है। अब हमने इसको हीट प्रोवाइड की। सो इसके बाद क्या हुआ, ये एनहाइड्रस हो गया, एंड जब इसमें से कोबाल्ट क्लोराइड से वाटर निकला ना, तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। सो कोबाल्ट क्लोराइड एनहाइड्रस है, तो ये पिंक कलर के अंदर है। जब हमने इसको हीट दी, उसमें से वाटर निकल गया, तो ये दोबारा से ब्लू कलर में चेंज हो गया। सो अब अगर ऐसे होता है कि हम इसको कहीं से ना मॉइस्चर मिलता है,
अगर तो मॉइस्चर लिमिटेड है यानी कि कम मॉइस्चर है तो ये जो है ना ये पर्पल कलर में चेंज होगा, और अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो ये दोबारा से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है ना, ये ब्लू कलर में है, यानी कि हमने इसमें से कंप्लीट वाटर रिमूव कर दिया तो ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब हमने इसको लिमिटेड मॉइस्चर दिया तो ये पर्पल कलर में चेंज हो गया, और अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देंगे यानी कि इसके अंदर ज़्यादा वाटर होगा तो ये दोबारा से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। When a reversible reaction is started by mixing the reactants, यानी कि reactants मिक्स हो रहे हैं, सो इस स्टेज पर जो रिएक्शन है ना ये जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है? क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोडक्ट्स बने ही नहीं है। पहले रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो इस स्टेज पे जो है ना प्रोडक्ट्स अभी तक बने ही नहीं है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आफ्टर सम टाइम जो है हमारे पास इनफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि दोबारा से रिएक्ट करेंगे एंड रिएक्टेंट्स अगेन बना देंगे। सो इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। सो प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं और वो वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं एंड रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो दोनों इक्वल हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हैं। एंड यहाँ पर जो रिएक्शन है ना इस पॉइंट पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर वही नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दोबारा प्रोडक्ट से बन रहे होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं पहले वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो गए, और यही कंडीशन अप्लाई होती है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट भी पहले बन रहे होते हैं, फिर वो डिसअपियर होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं। सो ये जो साइकिल है ना ये चलता रहता है। अब क्या होता है कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर इक्वल, रेट स्पीड को कहते हैं। जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है तो ये जो कंडीशन होती है ना या ये जो सिचुएशन होती है, द सिस्टम इज सेट टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पर अब केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है। सो इस स्टेज पे क्या होता है कि इट अपियर दैट नथिंग इज हैपनिंग इन द रिएक्शन वेसल। दिस इज बिकॉज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है ना वो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सो डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेसिकली क्या होता है कि रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आके स्टॉप नहीं होता, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो हैं वो दोनों हो रहे हैं एंड दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बिकॉज रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड ओनली द कंसनट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, नॉट द रिएक्शन देमसेल्फ। सो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है। एंड दिस कांस्टेंसी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन अनचेंज। अब ये जो कंसंट्रेशन है ना अमाउंट ये कांस्टेंट होती है और ये उतनी टाइम तक कांस्टेंट रहती है जब तक हम कंडीशंस को चेंज नहीं कर देते। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो कोयल एंड मीथेन फॉर्मेशन। अब लार्ज कोयल डिपॉजिट प्रेजेंट है हमारे पास थर सिंध में। सो अब कोयल कोयल एक बहुत ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो कोयल यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब कोयल रिएक्ट करता है ना स्टीम के साथ, कोयल क्या है, कार्बन है, एंड स्टीम क्या है, वाटर है। अब इनका जब रिएक्शन होता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ये दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। लेकिन अब क्या होता है कि अब ये प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट करती हैं ना तो इसके रिजल्ट में मीथेन बना देती हैं, यानी कि दीज प्रोडक्ट्स अंडरगो रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर हम इस केस में निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट होना तो मीथेन बन जाती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट की है, इसके रिजल्ट में मीथेन और वाटर बन के। सो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट हो तो हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपकी बुक में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर है इलेबोरेट एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन
थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। सो वाटर की तीन फिजिकल स्टेट क्या होंगी? एक तो वाटर होगा यानी कि लिक्विड वाटर, दूसरी हमारे पास होगी आइस यानी कि आइस एंड वाटर वेपर्स। अब ये तीन हमारे पास जो है ना फिजिकल स्टेट है वाटर की। सो इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो है ना हमारे पास वाटर एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं एक साथ अंडर द सुटेबल कंडीशन। अब आइस मेल्ट हुई और वाटर में चेंज होगी, वाटर फ्रीज हुआ और दोबारा आइस में चेंज हो गया। सो ये यहाँ पे ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अब वाटर इवेपोरेट होता है और वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड वाटर वेपर्स दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बना देते हैं। सो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये सारे प्रोसेस जो है ना ये सिमिल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी बिल्कुल एक साथ हो रहे होते हैं। सो द अमाउंट ऑफ आइस वाटर एंड वेपर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन तीनों की अमाउंट जो है ना वो फिक्स्ड होती है, और ये एक एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। सो नेक्स्ट स्लाइड पे एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 यानी कि ये एक कलरलेस गैस है। अब होता क्या है कि अगर हम इसको हीट करें ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्राउन कलर में NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो है चेंज हो जाती है NO2 में, और इसका कलर ब्राउन होता है। तो अब हमें कलर प्रिडिक्ट करना है कि अगर ये जो मिक्सचर है इसको हम एक सील्ड फ्लास्क के अंदर डाल लें और फिर हम इसको हीट करें, तो इसके रिज़ल्ट में इसका कलर कैसा होगा। सो N2O4 को हमने हीट किया तो ये 2NO2 में चेंज होगी और इसका कलर था ब्राउन, ये है कलरलेस। सो अब एक सील्ड फ्लास्क के अंदर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। सो पहले N2O4 चेंज हो गया NO2 में, फिर NO2 दोबारा चेंज हो गया N2O4 में, तो यानी यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। एंड इस एट द इक्विलिब्रियम हमारे पास दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली ये जो मिक्सचर होता है ना, इन दोनों गैसेस का जो मिक्सचर अपीयर होता है वो लाइट ब्राउन कलर में होता है। जब हम कलरलेस गैस को और ब्राउन गैस को मिक्स करेंगे तो एक लाइट ब्राउन कलर का हमारे पास मिक्सचर अपीयर होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। So the time to reach dynamic equilibrium depends on the nature of reaction condition and rate condition for equilibrium. सो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जो कि स्लो रिएक्शंस होते हैं और वो सालों में होते हैं, मतलब उन्हें होने के लिए ईयर्स लग सकते हैं, और कुछ बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं जो कि मिनट्स या सेकंड्स में हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन की नेचर पे, उसकी कंडीशंस पे, उसको क्या क्या कंडीशंस दी जा रही हैं। सो इस पे डिपेंड करता है कि किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल होता है, एंड दिस कंडीशन इज़ नॉट अचीव इंस्टेंटली, यानी कि इक्विलिब्रियम एकदम से नहीं आता। तो इफेक्ट ऑफ रिएक्शन स्पीड, कुछ बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लग सकता है, ईयर्स तक लग सकते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं जो कि एकदम हो जाते हैं वेरी क्विकली। सो ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन की नेचर क्या है, उसे क्या कंडीशंस दी जा रही हैं, रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं कि कितना टाइम लगना है एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक आने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक लास्ट एग्जांपल को, अपना लेक्चर एंड करते हैं। सो एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट इक्विलिब्रियम। सो फास्ट रिएक्शन क्या है, जो कि द फॉलोइंग रिएक्शन रीच एट द इक्विलिब्रियम इन 4 to 5 सेकेंड। सो वाटर है, वाटर दोबारा से चेंज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो। सो ये एक बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, ये 4 to 5 सेकेंड्स में हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।